हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, उनका पेयर दिया हुआ है, तो उन्हें सॉल्व करने के अब तक हम कई तरीके सीख चुके हैं। ग्राफिकल मेथड से हम उन्हें सॉल्व करना सीख चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसे सॉल्व करना सीख चुके हैं और एलिमिनेशन मेथड से हम इन्हें सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इन्हें सॉल्व करने का एक नया मेथड जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उन्हें हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सपोज हमारी पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या बोला गया है कि इनका कॉमन सोल्यूशन आप निकाल कर बताइए। तो कैसे हम इसका और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड। हम पहले ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको अगर हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करना चाहिए था हमें, या तो x का या तो y का कोफिशिएंट हमें दोनों इक्वेशंस में सेम करना पड़ता है। आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि x का कोफिशिएंट हम दोनों इक्वेशंस में सेम कर दें। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नंबर है उससे हम सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो नंबर लिखा है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यही यहाँ पर करके देखते हैं। हमने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे, यानी a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी वाली पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे, यानी a1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ नई इक्वेशंस निकल कर आई। क्या बन गई, अब हमारी इक्वेशन चेंज हो गई। a2 की मल्टीप्लाई जब हम इस पूरे में करेंगे तो क्या आएगा, a1x इंटू a2 किया तो a1 a2x प्लस b1 की मल्टीप्लाई b1y की मल्टीप्लाई a2 में की तो हमारे पास आ गया b1 a2y प्लस c1 की मल्टीप्लाई a2 में की तो हमारे पास आ गया c1 a2 इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई a2 में की तो वो तो 0 ही रह गया। ऐसी इक्वेशन बन गई हमारे पास। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन में जब हमने a1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, a1 a2x और b2y की मल्टीप्लाई a1 से की तो हमें मिला b2 a1y प्लस c2 की मल्टीप्लाई a1 से की तो हमें मिला c2 a1 इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई a1 से की तो 0। ठीक है, अब ये हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस बन गई 3 और 4 जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि x का कोफिशिएंट सेम है a1 a2 a1 a2। तो यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ एक वेरिएबल y में बचेगी। तो इसमें से इसे सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड हम अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड यहाँ करना चाह रहे हैं। तो वही हम करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर दिए हमने यहाँ पर, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, b1 a2 y में से आप माइनस कर रहे हैं b1 b2 a1 y, तो y तो आ जाएगा कॉमन और यहाँ अंदर ब्रैकेट में बचेगा b1 a2 माइनस b2 a1, ऐसा बचेगा। b1 a2 y में से माइनस कर रहे थे b2 a1 y, तो y हमने कॉमन ले लिया, बचा ब्रैकेट के अंदर b1 a2 माइनस b2 a1। आगे प्लस अब c1 a2 में से माइनस कर रहे हैं c2 a1, इसे भी लिख लेते हैं, c1 a2 में से हम माइनस कर रहे हैं c2 a1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 यानी 0, ऐसा कुछ आ गया। इस पूरे को ले जाते हैं उधर तो हमें क्या मिलेगा, b1 a2 माइनस b2 a1 y, ये तो हमने एज इट इज रहने दिया, और इस पूरे को हम जब लेकर जाएंगे उधर तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस का हो जाएगा। तो ये c2 a1 ये तो हो गया पॉजिटिव इधर जाकर, और ये c1 a2 हो गया इधर जाकर नेगेटिव, तो ऐसा कुछ हमें मिल गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन
B1A2 माइनस B2A1। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और ये कोफिशिएंट्स हमें पता है, कोफिशिएंट्स तो हमें पता ही होंगे, ये अगर इक्वेशन है तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि ये इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यानी C2 की जगह मैं यहाँ पर 5 रख सकती थी, B2 की जगह पर जो भी हमें कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है वो कांस्टेंट्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी में अगर हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तब भी सेम ही बात है। अगर यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप -1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो C1A2 हो जाएगा पॉजिटिव और C2A1 हो जाएगा नेगेटिव। और ऐसे डिनोमिनेटर में भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए, तो B2A1 हो गया पॉजिटिव और B1A2 हो गया नेगेटिव। ये एक ही बात है, आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर y की वैल्यू निकालने का एक तरीका मिल गया। y की वैल्यू एक बार निकल गई तो x की वैल्यू निकालनी तो आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम x को इस y को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फाइंड करते हैं उसको। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने जो y की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a1x प्लस b1, y की जगह हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी, c2a1 माइनस c1a2 अपॉन b1a2 माइनस b2a1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। फिर से एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको और आगे a1x को यहीं रहने देते हैं और बाकी जो कुछ भी है उसको ले जाते हैं उधर, तो C1 उधर जाएगा तो ये माइनस का C1 हो जाएगा और ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो माइनस B1 C2a1 माइनस C1a2 अपॉन B1a2 माइनस B2a1, ऐसा कुछ हो जाएगा। एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करते हैं इसको। इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम लिया तो एलसीएम तो B1a2 माइनस B2a1 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस C1 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के साथ में, तो पहली टर्म बनेगी माइनस C1 B1a2, माइनस C1 की मल्टीप्लाई की हमने प्लस B1a2 के साथ तो माइनस C1 B1a2, फिर माइनस C1 की हमने मल्टीप्लाई की माइनस B2a1 के साथ में तो आ गया प्लस C1 B2a1, ऐसा कुछ आ गया। इसके आगे यहाँ पर माइनस B1, ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं साथ में, तो माइनस B1 की मल्टीप्लाई की इस पूरे में तो आ गया माइनस B1 C2a1 और माइनस B1 की मल्टीप्लाई की माइनस C1a2 में तो हमारे पास आ गया प्लस B1 C1a2, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, C1 B1a2, यहाँ पर माइनस C1 B1a2 है और यहाँ पर प्लस C1 B1a2 है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो हमें क्या मिला, a1x इज इक्वल टू C1 B2a1 माइनस B1 C2a1 अपॉन B1a2 माइनस B2a1, ऐसा कुछ मिल गया। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस टर्म में भी a1 प्रेजेंट है, इस टर्म में भी a1 प्रेजेंट है, तो a1 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, a1 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, C1 B2 माइनस B1 C2 अपॉन B1a2 माइनस B2a1, ऐसा कुछ आ गया। तो a1 इंटू एक्स इक्वल है a1 इंटू सम क्वांटिटी के, तो ये a1 से a1 तो कैंसिल हो जाएगा, इस a1 को आप उधर लाओगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और इस a1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू भी हमारे पास निकल कर आ गई, x इज इक्वल टू C1 B2 माइनस B1 C2 अपॉन B1a2 माइनस B2a1। यानी अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमें कोफिशिएंट्स पता है, हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ पता हैं, तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसी में अगर हम -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव टर्म्स को नेगेटिव बना देंगे।
तो B1 C2 को पॉजिटिव बना देते हैं और C1 B2 को बना देते हैं नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर B2A1 को पॉजिटिव बना देते हैं और B1A2 को बना देते हैं नेगेटिव। तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास दो फॉर्मूला और निकल कर आ गए। एक हमें ये फॉर्मूला मिला और एक हमें ये फॉर्मूला मिला। तो ये तो बहुत आसान तरीका हो गया इक्वेशंस को सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो आपको ऑब्वियसली ये सारे कोफिशिएंट्स तो पता ही हैं। आपको A1 पता है, B1 पता है, C1 पता है, A2 पता है, B2 पता है, C2 पता है। तो आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ वो वैल्यूज़ यहाँ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करनी है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखना इतना आसान काम नहीं है। आपने कहीं भी C1 की जगह C2 लिख दिया या A1 की जगह B2 लिख दिया तो वो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए हमने एक सिंपल वे निकाला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y और यहाँ लिखोगे 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने x लिखा है उसके इधर हम लिखेंगे यहाँ B1 B2 जो भी कोफिशिएंट्स आपको दे रखे हैं, B1 जो भी कोफिशिएंट है, B2 जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद यहाँ लिखोगे C1 C2, यहाँ लिखोगे A1 A2 और यहाँ पर फिर से क्या लिखोगे B1 B2। ऐसे आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक बार ये जब सब आपने नंबर्स लिख लिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x लिखा ऊपर था जो, अपॉन, उसके अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, B1 इंटू C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस B2 इंटू C1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा B1 C2, बीच में लगाया एक माइनस का साइन और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर लिख दिया B2 C1। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हम आगे करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाया, y लिखा, y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया C1 A2, तो C1 A2 आ गया, माइनस का साइन बीच में लगाया और फिर क्या कर दिया C2 A1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू। अब क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे और फिर सेम वही प्रोसेस A1 B2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, माइनस का साइन लगाया A2 B1। तो यहाँ पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने रखा हुआ है, इस वजह से कि ये जो हमने इजीली उसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए जो तरीका बना रखा है, इसी तरीके की वजह से हमने इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रखा हुआ है। अब जब इस तरह से हमारे पास आ गया, अब तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर B1 B2 लिखने हैं, यहाँ C1 C2, फिर A1 A2 और फिर B1 B2 और मल्टीप्लाई, और x के नीचे क्या लिखना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, y के नीचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 के नीचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, एक बार ऊपर वाले को नीचे वाले से, इधर वाले से किया मल्टीप्लाई और माइनस किसको किया, नीचे वाले को इधर वाले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब एक बार आपके पास ये सब आ गया तो इससे फॉर्मूला बना कैसे, अगर हम इस टर्म को इस टर्म के साथ में इक्वेट करें, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 ये इक्वल है किसके, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर लेकर जाएंगे, ये चला जाएगा उधर ऊपर न्यूमरेटर में, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। खुद ही ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर इस y वाले को और 1 वाले को हम टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसा कुछ मिलेगा। इसमें से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर। ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये जो है डिनोमिनेटर में से यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, या हम ये भी सोच सकते हैं कि दोनों तरफ हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1
अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास खुद से बनकर आ जाएगा। याद क्या रखना है हमें? याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि इन्हें हमें कोफिशिएंट्स को लिखना किस तरह से है, x के नीचे क्या लिखना है, y के नीचे क्या लिखना है और 1 के नीचे क्या लिखना है और किस तरह से इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो उससे हमें ये बड़ा सा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन हम पहले करके देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि हम एक्चुअल में यहाँ पर करना चाह क्या रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज कीजिए आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपको कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाइए। तो सबसे पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। RH इसमें हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में, और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी किसमें, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको पता है हमें ज़रूरत किसकी है, कोफिशिएंट्स को देखने की। तो हम वो सारे कोफिशिएंट्स को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो a1, b1 और c1 हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, a1 यानी इस पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमें 1 दिखाई दे रहा है, b1 यानी पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वो भी हमें 1 दिखाई दे रहा है, और c1 यानी पहली इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म वो हमें दिखाई दे रही है -2। ऐसी सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a2 यानी सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो हमें 1 दिखाई दे रहा है। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी b2 हमें -1 दिखाई दे रहा है, और सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमें दिखाई दे रही है -5 यानी c2 हमारे पास कितना है, -5। ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, जो तरीका हमने पीछे सीखा था, यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y और यहाँ लिख लेंगे 1। तीनों चीज़ें लिख ली। x के नीचे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर b1 b2, पीछे हमने देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 फिर दोबारा से b1 b2। तो यहाँ हमें b1 और b2 की वैल्यूज़ लिखनी है। तो b1 है 1 और b2 है -1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 और यहाँ -1। फिर लिखना है c1 c2, तो क्या क्या आ जाएगा, -2 -5। फिर लिखना है a1 a2, तो क्या आ जाएगा 1 और 1, और फिर दोबारा से लिखना है b1 b2 यानी 1 और -1। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इससे हमें क्या मिला कि x हम यहाँ लिखेंगे और x के डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, 1 इंटू -5। पहले क्या करना है, 1 इंटू -5, और जो भी आएगा उसमें से माइनस क्या करना है हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट, -1 इंटू -2। तो जो भी आया उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, -1 इंटू -2। ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, तो -2 इंटू 1, और जो भी आएगा उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, -5 इंटू 1, -5 इंटू 1, ऐसा कुछ करेंगे। और ऐसे ही यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 किया पहले, फिर जो भी आएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, 1 इंटू 1। सॉल्व करते हैं आगे। तो x अपॉन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, -5 और -2 इंटू -1 तो हो गया 2, प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस का 2, ऐसा कुछ आ गया। और y के नीचे क्या आ गया, -2 इंटू 1 आ गया -2, और -5 इंटू 1 -5, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस का 5, और 1 अपॉन 1 इंटू -1 हो गया -1 और -1, ऐसा आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x अपॉन -7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2। अब क्या करेंगे, अब हम एक बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे और एक बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे। तो जब आप पहली और तीसरी वाली टर्म को इक्वेट करोगे, x वाली टर्म जिसमें x वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करोगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, x अपॉन -7 इक्वल है 1 अपॉन -2 के, माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास x हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, आता हुआ x इक्वल आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें 7/2 के।
ऐसे ही जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y/3 इक्वल है 1/-2 के, तो इसका मतलब y किसके इक्वल है, y इक्वल है -3/2 के। तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई और हमें y की वैल्यू भी मिल गई और हमें फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ क्या याद रखने की ज़रूरत पड़ी, ये जो पैटर्न जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इस पैटर्न को हमें सिर्फ याद करने की ज़रूरत है कि x के नीचे क्या लिखना है, यहाँ b1 b2, यहाँ c1 c2, फिर y के नीचे इधर a1 a2 और इधर b1 b2, और किस तरह से हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x y और 1 के डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है। अब इस मेथड में आप एक चीज़ और देखोगे, इससे हमें कई सारी चीज़ें एक्चुअल में पता चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने पहले एक्सरसाइज में हम यूज़ कर चुके हैं जब हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने वो चीज़ें प्रूव नहीं की थी। यहाँ पर अब हम उनका प्रूफ जो है वो जानने वाले हैं। तो यहाँ हमें मिला क्या है, यहाँ हमें मिला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, कोफिशिएंट्स की हेल्प से। x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1, जो पीछे हमने फॉर्मूला निकाला था वही है। और y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आया। अब सपोज कीजिए कि आपको चाहिए x की कोई वैल्यू, x कोई रियल नंबर होना चाहिए और y कोई रियल नंबर होना चाहिए। मतलब आपका जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, आप चाहते हैं कि उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आए। तो यूनिक सॉल्यूशन कब निकल कर आ सकता है, वो सिर्फ तब निकल कर आ सकता है जब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो। क्योंकि अगर समथिंग अपॉन ज़ीरो हो गया तो वो हमें पता है वो तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होते ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर कब आएगी या y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर कब आएगी, जब डिनोमिनेटर कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए सम नॉन ज़ीरो नंबर, कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर इसको होना चाहिए। उसी केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन यानी x की कोई वैल्यू, x कोई रियल नंबर मिलेगा और y कोई रियल नंबर मिलेगा। तो डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर में लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है b1 a2 माइनस b2 a1। तो ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, b1 a2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b2 a1 के। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। b1 a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b2 a1। इसका मतलब क्या है, इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, इस b2 को उधर ले जाओ और a2 को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, a1 अपॉन a2 के। अब आपको याद आई होगी ये कंडीशन हमने जो पढ़ी थी जब हम ग्राफिकल मेथड कर रहे थे, कि कोफिशिएंट्स को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि हमारी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वो हमने क्या पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हमारी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कहाँ से आया था ये फैक्ट, ये फैक्ट एक्चुअल में यहाँ से, इस तरह से ये प्रूव हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन का तो केस हो गया, कब आएगा यूनिक सॉल्यूशन, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। ये कब होगा, तब होगा जब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, सपोज डिनोमिनेटर हमारा हो गया ज़ीरो, डिनोमिनेटर हमारा हो गया ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि b1 a2 माइनस b2 a1 ये हो गया ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगा, जब ये दोनों टर्म्स बराबर होंगे, यानी b1 a2 इज इक्वल टू b2 a1। इसी को हम रीअरेंज कर दें, a2 को उधर ले जाएं और b2 को इधर ले आएँ, तो हमारे पास क्या आएगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। ऐसा कुछ केस हमारे पास आ गया कि डिनोमिनेटर ज़ीरो है,
डिनोमिनेटर 0 है तो इसका मतलब क्या है, b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 के इक्वल है। अब आगे हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक्चुअली दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, न्यूमरेटर हमारा ज़ीरो नहीं है। और दूसरा केस क्या बनता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी ज़ीरो है, न्यूमरेटर भी ज़ीरो है। तो डिनोमिनेटर तो हमें पता है कि ज़ीरो आ गया, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं था तो यूनिक सॉल्यूशन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो भी हमारे पास दो केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं, हो सकता है न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है ये न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं हो। तो पहला केस जिसमें अगर सपोज कीजिए न्यूमरेटर हमारा ज़ीरो नहीं है, उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो है ये हमें याद रखना है। तो हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ये तो हमारे पास है ही क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो है। अब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं है। न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या लिखा है, x की वैल्यू देख लेते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, सेम ऐसा ही y के लिए भी होगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है c1 b2 माइनस b1 c2, c1 b2 माइनस b1 c2। हम कह रहे हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसके ज़ीरो के इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है, यानी c1 b2 इक्वल नहीं है b1 c2 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसे ही अगर हम रीअरेंज कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो पहला केस हमें क्या मिला जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस केस में क्या कोई सोल्यूशन होना पॉसिबल है। अब हमें मिल क्या रहा है, अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो x की वैल्यू थी सम न्यूमरेटर अपॉन सम डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी ज़ीरो था, हम पहले ही ये केस मानकर चल रहे हैं कि डिनोमिनेटर ज़ीरो है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यूनिक सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। और हम कह रहे हैं कि न्यूमरेटर कोई ज़ीरो नहीं है, कोई नंबर है n। n क्या है, ये कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, ये ज़ीरो के अलावा और कोई भी रियल नंबर है, सम नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एन अपॉन ज़ीरो। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो n है ये किसके इक्वल है, ये x इंटू ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, अब अगर आपका n x इंटू ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये x कोई ऐसा नंबर होगा जिसको आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा। तो क्या आप ऐसा कोई रियल नंबर सोच सकते हैं जिसको आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपको कोई नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाए, ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। आप किसी भी रियल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। तो ऐसा तो कोई x है ही नहीं, है ना, नो सच x, ऐसे लिख देते हैं हम इसको यहाँ पे, ऐसा कोई x तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा अगर हो गया तो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमने पढ़ा भी था, आपको याद होगा कि अगर ऐसा होता है तो अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपको कैसा मिलता है, पैरेलल लाइंस मिलती हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इसलिए इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो है और न्यूमरेटर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए c1 अपॉन c2 के ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ऐसे केस में हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो जाए, न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए का मतलब क्या है कि c1 b2 माइनस b1 c2 ये किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगा, जब ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, सेम ही होंगी। तो c1 b2 इज इक्वल टू b1 c2, रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी था क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो था कि b1 अपॉन b2 किसके इक्वल है, a1 अपॉन a2। तो इसको और इसको मिलाकर हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तीनों ये रेशियोज कोफिशिएंट के जो रेशियोज हमने निकाले इक्वल हैं, ऐसे केस में क्या हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, x कोई ऐसा नंबर है, क्या था हमारे पास सम न्यूमरेटर अपॉन सम डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में भी जीरो है और डिनोमिनेटर में भी जीरो है। डिनोमिनेटर में जीरो तो हमने केस माना ही था, और ये सेकंड केस हमने क्या लिया है जहाँ पर न्यूमरेटर भी हमारा जीरो है। तो x इक्वल है जीरो अपॉन जीरो के। इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि जीरो इक्वल है जीरो इंटू एक्स के। तो हमारा x कोई ऐसा नंबर है जिसे आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। क्या आप ऐसा कोई रियल नंबर सोच सकते हैं जिसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपको जीरो ही मिले? बिल्कुल सोच सकते हैं। आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 मिलेगा, √2 को करेंगे तब भी 0 ही मिलेगा, -5 को करेंगे तब भी 0 ही मिलेगा। इनफैक्ट आप किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसे इनफाइनाइट x हमें मिलेंगे जिनको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो x की क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है तो कॉरस्पॉन्डिंगली y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो इस केस में आपको क्या मिला, आपको मिले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको अपनी लीनियर इक्वेशन के पेयर के मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, वही चीज़ है जो हमने ग्राफिकल मेथड में भी पढ़ी थी, बस हमने जस्ट उसको यहाँ पर प्रूव किया है कि आपको कोई एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो आप बिना सॉल्व किए उसे पहले ही उसके कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये तीनों रेशियोज ही इक्वल आते हैं तो हमारी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो यही है इसकी थ्योरी, और इसी थ्योरी को यूज़ करके अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, पहले तो हमें पता लगाना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। In case there is a unique solution, find it using cross multiplication method. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो पता कैसे लगाएं हम कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, a1 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 1, b1 की वैल्यू दिखाई दे रही है -3, c1 हमें दिखाई दे रहा है -3। a1 यानी पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 यानी पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c1 यानी पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। ऐसी a2 यानी दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और b2 यानी दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c2 यानी दूसरी इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म। ये सब हमें मिल गया। रेशियोज फाइंड करते हैं। a1 अपॉन a2 कितना दिखाई दे रहा है, 1/3। b1 अपॉन b2 कितना दिखाई दे रहा है, -3/-9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा 1/3। और c1 अपॉन c2 दिखाई दे रहा है -3/-2 यानी 3/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इसके ये इक्वल नहीं है। हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई पैरेलल लाइंस वाली, जहाँ पर हमने देखा था डिनोमिनेटर तो ज़ीरो है लेकिन न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं है। और ऐसे केस में हमें पता है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो हमें आगे कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ भी हमें यही करना है। तो पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax + by + c इज इक्वल टू 0। RHS में हमें 0 चाहिए। इसको भी लिख लेते हैं। 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ आपको A1 दिखाई दे रहा है 2, B1 दिखाई दे रहा है 1, C1 दिखाई दे रहा है -5, ऐसे ही A2 दिखाई दे रहा है 3, B2 दिखाई दे रहा है 2 और C2 दिखाई दे रहा है -8। तो A1 अपॉन A2 निकाला हमने, आ गया 2/3, B1 अपॉन B2 निकाला, आ गया 1/2। यही दोनों इक्वल नहीं है तो आगे हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता क्या चला यहाँ पर कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा। x की कोई एक वैल्यू होगी, y की कोई एक वैल्यू होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो हमें अब उसे निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ लिख दिया हमने 1, ठीक है। x के नीचे हमें क्या लिखना है, b1 b2 यानी 1 और 2 लिख दिए, फिर c1 c2 यानी -5 -8, फिर A1 A2 यानी 2 3 और दोबारा से B1 B2। अब क्या करेंगे, x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, दिस इंटू दिस, 1 इंटू -8 यानी -8, माइनस 2 इंटू -5 यानी -10 इज इक्वल टू y अपॉन -3 इंटू 5 यानी -15, -8 इंटू 2 यानी -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 3। ऐसा आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आगे सॉल्व करते हैं इसको। x अपॉन -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1 के इक्वल आ गया। तो हमें क्या मिला, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x वेरिएबल वाली टर्म को इसके साथ में कंपेयर करेंगे, एक बार y वाले को इसके साथ में कंपेयर करेंगे। तो x अपॉन 2 इक्वल है 1 के, इसका मतलब x हमारा आ गया 2, और y अपॉन 1 भी इक्वल है 1 के, इसका मतलब y हमारा आ गया 1। ये मिल गया हमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन। कैसे हमने निकाला है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो आते हैं हम फिर इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दो इक्वेशंस जो दे रखी हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0, 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हमें कुछ मिल रहा है। अब हमें पहले तो पता लगाना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 क्या दिखाई दे रहा है, 3/6 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 ये कितना दिखाई दे रहा है, -5 अपॉन -10, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/2। और C1 अपॉन C2 ये भी कितना दिखाई दे रहा है, -20 अपॉन -40, सिंप्लीफाई किया तो आया 1/2। तो हमें क्या मिला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों रेशियोज इक्वल हैं, इसका मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो हमें उन्हें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फाइंड कब करने हैं, जब सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आगे हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमें सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2 कितना है, 1/3। B1 अपॉन B2 कितना दिखाई दे रहा है, -3 अपॉन -3 यानी 1। तो यहीं से हमें क्या मिल गया कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। इसका मतलब इनका इस पेयर ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, यहाँ लिखा B1 और B2 कितने दिखाई दे रहे हैं, -3, फिर C1 C2 -7 -15, A1 A2 1 3 और दोबारा B1 B2। तो x अपॉन क्या आएगा, -3 इंटू -15, -3 इंटू -15 यानी प्लस आ जाएगा आपके पास 45,
इसमें से माइनस कर रहे हैं आप क्या, -3 इंटू -7 यानी प्लस का 21 इज इक्वल टू y अपॉन -7 इंटू -3 यानी -21। इसमें से आप माइनस कर रहे हैं -15 इंटू 1 यानी इसमें से अब माइनस कर रहे हैं -15 तो यानी ये हो जाएगा प्लस का 15 और 1 के नीचे क्या आएगा 1 इंटू -3 में से माइनस कर रहे हैं 3 इंटू 3 माइनस का 9 तो यहाँ आ जाएगा +9 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। और सॉल्व करते हैं फर्दर तो x अपॉन माइनस किया 25 में से हमने 21 तो 45 में से 21 तो हमारे पास आ गया 24 और y अपॉन जब आपने माइनस किया 21 में ऐड किया 15 तो आपको क्या मिलेगा -6 इज इक्वल टू 1/6 ऐसा आपके पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x अपॉन 24 इक्वल है 1/6 के। इसका मतलब x इक्वल है 24/6। तो x की वैल्यू तो आपको कितनी मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 4। ऐसे ही y अपॉन -6 किसके इक्वल है 1/6 के। तो इसका मतलब क्या है y इक्वल है -6/6 के। तो y आपको मिल गया माइनस का 1। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक में तो आपको सब चीज़ें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, एक में आपको ये जो कांस्टेंट नंबर्स थे जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको a और b की टर्म्स में दिखाई दे रही है। ये a और b आपको फाइंड करने हैं। किस तरह से, हमें गिवन क्या है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर इन इक्वेशंस के होंगे इसका मतलब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और वो इक्वल होगा c1/c2 के। जहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, कोफिशिएंट्स हैं जो हम पीछे से देखते चले आ रहे हैं। तो उन्हें लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ a1 हमें दिखाई दे रहा है 2, b1 हमें दिखाई दे रहा है 3 और c1 हमें दिखाई दे रहा है -7 क्योंकि 7 को आप पहले उधर लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। ऐसे ही a2 आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी ये x का कोफिशिएंट है और ऐसे ही a प्लस बी ये y का कोफिशिएंट है। तो b2 कितना हो गया a प्लस बी और ऐसे ही c2 कितना हो गया, ये पूरी टर्म क्योंकि उधर लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे लाओगे तो ये पूरी टर्म कहाँ आएगी, उधर आएगी और इसका साइन हो जाएगा चेंज। तो -3a प्लस b -2 ऐसा है हमारे पास c2। अब ये रिलेशन तो यहाँ पर फॉलो हो ही रहा है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। a1 की जगह रख दिया 2 और a2 की जगह रख दिया a माइनस बी, ये इक्वल है किसके, b1 की जगह 3 रख दिया और b2 की जगह रख दिया a प्लस बी और ये किसके इक्वल है, c1 की जगह रख दिया -7 और c2 की जगह रख दिया -3a प्लस b -2। ये माइनस से माइनस तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। हमें पता है दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म यानी 2/a माइनस बी ये इक्वल है 3/a प्लस बी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी यानी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी यानी 3a माइनस 3b। और सॉल्व किया, ए को उधर ले गए बी को उधर ले आए तो 3a माइनस 2a यानी a हो गया और 2b प्लस 3b ये हो गया 5b। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली 5b के इक्वल, बस और तो कुछ हमें इससे नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं या फर्स्ट और थर्ड को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा 3/a प्लस बी ये इक्वल है किसके 7/3a प्लस बी माइनस 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 ये किसके इक्वल है 7 इंटू ए प्लस बी के। खोल लेते हैं इसको 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7 इक्वल टू आ जाएगा किसके 7a प्लस 7b के। ऐसा कुछ आ गया आपके पास। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 9a माइनस 7a तो हो गया यहाँ पर 2a और 3b माइनस 7b को भी इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 4b और साथ में है हमारे पास -6 इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 6।
अब हमें एक चीज़ और पता है कि जो a है वो इक्वल है 5b के, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर a में कर देते हैं सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, इसका मतलब 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, तो 6b इज इक्वल टू 6, इसका मतलब b हमारा निकल कर आ गया 1। b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। a किसके इक्वल है 5 इंटू बी के, यानी 5 इंटू 1 के, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो a हमारा 5 है और b हमारा 1 है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है ये सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू पता कीजिए, k की किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि इन दोनों, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिख रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको a1 दिखाई दे रहा है 3, b1 दिखाई दे रहा है 1 और c1 दिखाई दे रहा है माइनस का 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लेकर आए इसको तो हम 1 को उधर ले गए। ऐसे ही a2 दिखाई दे रहा है आपको 2k माइनस 1, x के साथ में जो भी नंबर लिखा है ये, और b2 दिखाई दे रहा है जो y के साथ में नंबर लिखा है k माइनस 1, और c2 आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, लेकिन उसको हम उधर ले गए हैं तो इस पूरे का साइन हो गया है चेंज, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3 अपॉन 2k माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 1 अपॉन k माइनस 1 के, और इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, -1 अपॉन -2k प्लस 1 के। ऐसा कुछ हमें मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 ये इक्वल चाहिए हमें 1 अपॉन k माइनस 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k को उधर ले गए k आ गया, 3 को ले गए उधर तो क्या आ गया -1 प्लस 3 यानी 2। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 2। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं एक बार, कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए कि k की वैल्यू 2 ही नहीं होनी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं कैसे क्या आएगा यहाँ से। तो इन दोनों को लेकर अगर हम सॉल्व करते तो हमें क्या मिलता, 1 अपॉन k माइनस 1, ये इक्वल नहीं होना चाहिए 1 अपॉन 2k प्लस 1 के, यानी k माइनस 1 हमें इक्वल नहीं चाहिए किसके, 2k प्लस 1 के। तो k को उधर ले गए, 2k माइनस k हो गया k, इसको इधर ले आए तो k इक्वल नहीं होना चाहिए -2k। तो ठीक है, k हमारा -2 तो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास k की अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने सीखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन हमने लिखी 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। इसमें से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल ली, तो 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, इसका मतलब x हमारे पास आ गया 9 माइनस 5y अपॉन 8, ऐसा कुछ आ गया। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम दूसरी इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमारी इक्वेशन बन गई सिंगल वेरिएबल, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 9 का क्या आ गया हमारे पास 27 माइनस 15y, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ ही साथ, 8 है यहाँ पर, तो 8 इंटू 2 यहाँ हो जाएगा प्लस का 16, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 16y, ऐसा कुछ हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4। सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 27 माइनस 15y प्लस 16y, ये तो हो गया प्लस का y, और 8 को ले गए उधर, ये इक्वल हो गया 32 के, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 32 माइनस 27, यानी y हमारा निकल कर आ गया 5। एक बार y आ गया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, x में,
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5/8 यानी 9 माइनस 25 अपॉन 8 यानी माइनस 16/8। तो x हमारा आ गया -2। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन से। अब हमें सॉल्व करना है इसी पेयर ऑफ इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। करते हैं इसको भी। तो अब हम किससे सॉल्व कर रहे हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लिख लेते हैं पहले तो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन थी 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे बन गई। और दूसरी क्या है 3x + 2y, 4 को भी इधर ले आए तो -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? a1 8 है, b1 5 है, c1 -9 दिखाई दे रहा है। लिख लेते हैं -9 है। a2 हमें दिखाई दे रहा है 3, b2 हमें दिखाई दे रहा है 2 और c2 हमें दिखाई दे रहा है -4। ठीक है, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा। यहाँ लिखना है हमें b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और फिर से b1 b2। तो x के नीचे क्या आएगा यहाँ पर? 5 इंटू -4 यानी -20 में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू -9 यानी -18, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू y अपॉन 3 7 3 9 कितने हो गए हमारे पास? -27 हो गए। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं -4 इंटू 8 यानी -32, तो इसमें से माइनस कर रहे हैं -32 यानी प्लस का 32। और यहाँ पर क्या आ गया 1 के नीचे 8 2 16 में से माइनस कर रहे हैं 3 5 15, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन -2 ये इक्वल हो गया y अपॉन 32 में से आप माइनस करेंगे 27, तो क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1 यानी 1। तो इसका मतलब क्या है? x अपॉन -2 1 के इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल है -2 के। और y अपॉन 5 भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब y इक्वल है 5 के। तो ये आ गई हमारे पास सॉल्यूशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम पहली प्रॉब्लम देखेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इनके सॉल्यूशंस को आपको फाइंड करना है। तो आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और फिर किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है, एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन क्योंकि हमने अभी नया नया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है, तो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चंस अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे ताकि हमें उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो पहले इक्वेशंस बनाते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है और ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में और ये कह रहे हैं कि हॉस्टल का के जितने भी चार्जेस हैं उनका एक पार्ट तो फिक्स्ड है, वो तो देना ही देना है, उतने रुपीज़ तो देने ही देने हैं। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और बाकी पैसे किस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने दिन मेस में खाना खाया है। तो एक दिन खाना खा रहे हैं तो आपको अगर वाई रुपीज़ देने हैं, तो 2 दिन खाना खा रहे हैं तो 2 वाई रुपीज़ देने पड़ेंगे, 3 दिन खाना खा रहे हैं तो 3 वाई रुपीज़ और देने पड़ेंगे। साथ में कुछ सम फिक्स चार्ज, कुछ एक्स रुपीज़ तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन तक मेस में खाना खाया और उसको 1000 रुपीज़ पे करने पड़े। और जबकि दूसरा स्टूडेंट था बी, उसने 26 डेज तक खाना खाया, उसको 1180 रुपीज़ पे करने पड़े। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। जो भी इन्होंने फाइंड करने को बोला है, एक को हम x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया? लेट द फिक्स्ड चार्जेस जितने रुपए तो देने ही देने हैं वो हमने मान लिए, वो है ₹x। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन में जो खाना खाने के पैसे देने पड़ रहे हैं वो हमने मान लिए ₹y। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ए था उसने 20 डेज तक खाना खाया है और उसको देने पड़े हैं 1000 रुपीज़। तो 20 डेज तक खाना खाने के उसको कितने रुपीज़ देने पड़े? एक दिन का खाना खाने के y रुपीज़। तो 20 डेज खाना खाने के उसने कितने पैसे दिए होंगे? 20 y रुपीज़ दिए होंगे।
और साथ ही ये एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्जेस हैं ही हैं, ये भी उसको देना पड़ा होगा। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए उसके, हो गए एक्स प्लस 20y, और वो हमें गिवन है 1000 के इक्वल। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं इसको, x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ये किसके लिए है, ये है फॉर स्टूडेंट ए के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट बी के लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट बी को भी फिक्स चार्जेस तो देने ही देने, एक्स रुपीज़ तो सभी को देने हैं। उसने खाना कितने दिन खाया, 26 डेज तक। तो एक दिन के वाई रुपीज़, तो 26 डेज के 26 वाई रुपीज़ उसको देने पड़े होंगे। और ये जो टोटल बना ये हमें गिवन है 1180। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ये बन गई सेकेंड हमारी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके इसको हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो a1 है 1, a2 है 20 और सॉरी b1 है 20 और c1 है माइनस 1000। ऐसे ही a2 है 1, b2 है 26 और c2 है माइनस 1180, वो हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, x लिखा और y लिखा और 1 लिखा। यहाँ हमें लिखना है b1 b2 यानी 20 26, यहाँ पर क्या लिखना है c1 c2 यानी माइनस 1000 माइनस 1180, फिर a1 a2 यानी 11 और फिर दोबारा b1 b2। ठीक है, तो x के नीचे क्या आएगा, 20 इंटू माइनस 1180, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 0 तो यहाँ मिला ही, और 118 को आपने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 236, और वो भी नेगेटिव। और इसमें से माइनस करना है 26 इंटू 1000, तो माइनस करना है माइनस का 26,000 यानी ऐड करना है इसमें हमें 26,000। ये इक्वल है किसके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी माइनस 1000 प्लस 1180 के। और ये इक्वल है किसके, 1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 26 माइनस 20 के। सॉल्व किया और आगे से तो क्या आया, x अपॉन, सॉल्व किया इन दोनों को तो हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला 2400, और y अपॉन 180 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/6। तो x अपॉन 2400 ये अगर इक्वल है 1/6 के, तो x किसके इक्वल है, x इक्वल है 2400/6 के। तो x हमारे पास कितना निकल कर आ गया, x हमारे पास आ गया ₹400। और y अपॉन 180 किसके इक्वल है, ये भी इक्वल है 1/6 के, इसका मतलब y इक्वल है 180/6 के। तो y हमारे पास आ गया ₹30। तो हमें फाइनल आंसर हमारा क्या मिल गया कि ये जो फिक्स चार्जेस हैं ये फाइनली हमारे पास निकल कर आए ₹400, इतने तो देने ही देने हैं। और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे था वो हमारे पास निकल कर आया ₹30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी सम न्यूमरेटर अपॉन सम डिनोमिनेटर, ऐसा कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, ये है लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ये है हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमें फ्रैक्शन चाहिए वो ये है x अपॉन वाई, उसका न्यूमरेटर x है और उसका y डिनोमिनेटर y है। अब ये कह रहे हैं अगर आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा। न्यूमरेटर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, डिनोमिनेटर में से कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। ऐसी कुछ इक्वेशन आपके पास बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई को भी इधर ले गए तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, और साथ ही क्या कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4 कब, when 8 is added to the denominator। अगर डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। तो इस बार न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं 8, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, इसका मतलब 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, यहाँ लिखना है b1 b2, कितने दिखाई दे रहे हैं दोनों, -1 -1, c1 c2
-3 -8 A1 A2 दिखाई दे रहे हैं 3 और 4 और B1 B2 तो अभी हमने पीछे लिखे थे -1 -1 सॉल्व करते हैं तो x के नीचे क्या आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो ये तो हमारे पास आ गया 8 में से माइनस कर रहे हैं हम 3 और y अपॉन दिस इंटू दिस ये हो गया माइनस का 12 उसमें से माइनस कर रहे हैं हम 3 इंटू -8 यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 24 और 1 के नीचे क्या आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी -3 में से माइनस कर रहे हैं -4 यानी प्लस का 4 तो क्या हमें मिला यहाँ पर x अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1 के इक्वल मिल गया तो इसका मतलब क्या है x अपॉन 5 1 है यानी x तो हमें मिल गया 5 एंड y अपॉन 12 भी 1 है इसका मतलब y हमें मिल गया 12 तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था ये फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया x अपॉन y था हमारा फ्रैक्शन यानी 5 अपॉन 12 ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक टेस्ट ऐसा है जिसमें एक राइट आंसर अगर आप लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और एक रॉन्ग आंसर आप देते हैं तो एक नंबर आपका कट जाता है। तो यश को उस टेस्ट में 40 मार्क्स मिले। अब ये कह रहे हैं कि अगर करेक्ट आंसर पर दिए जाते 4 नंबर और इनकरेक्ट आंसर पर काटे जाते 2 नंबर तो यश का स्कोर 50 मार्क्स होता। तो आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में इस जो भी उसने टेस्ट दिया था उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस उस टेस्ट में थे। टोटल क्वेश्चंस यानी टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे जितने यश ने करेक्ट क्वेश्चंस किए प्लस जितने उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो राइट आंसर करेक्ट क्वेश्चंस थे तो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो यश ने करेक्ट किए थे वो थे x क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए थे और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन जो उसने गलत किए थे क्वेश्चंस वो कितने थे वो थे y। तो यश ने x क्वेश्चन सही किए थे और y क्वेश्चंस गलत किए थे तो इसका क्या मतलब है टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो तो हो गए x प्लस वाई। ठीक है अब हम इक्वेशन बनाते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। एक करेक्ट क्वेश्चन पर 3 नंबर यश को मिल रहे थे तो x करेक्ट क्वेश्चन उसने किए तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे उसे 3x मार्क्स मिले होंगे। ठीक है अब साथ ही साथ कह रहे हैं हर रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क कट जाता है डिडक्ट हो जाता है यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर कट रहा है तो y इनकरेक्ट क्वेश्चन पर कितने मार्क्स कट जाएंगे y मार्क्स ही कट जाएंगे। तो यश के टोटल मार्क्स कितने हो गए करेक्ट जितने उसके करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हुए उसमें से माइनस कर दो जितने उसके टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हुए यानी 3x माइनस वाई और ये हमें इक्वल दे रखा है 40 के। इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है दूसरा क्या है अगर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते तो करेक्ट आंसर उसने दिए कितने हैं उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन के उसे कितने मिलते 4x मार्क्स मिलते लेकिन जो गलत वो करता है उसके 2 मार्क्स कट जाते एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कट जाते तो y क्वेश्चन जो उसने गलत किए कितने नंबर कट गए होंगे उसके 2y नंबर। ऐसा होता तो उसको कितने मार्क्स मिलते उसको 50 मार्क्स मिलते। अब इस इक्वेशन में तो हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि सारी चीज़ें ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी इक्वेशन थोड़ी सी। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। बस अब तो हमें क्या करना है अब तो बस हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देना है तो लिख लेते हैं x y 1 x के नीचे क्या लिखना है b1 b2 यानी -1 फिर c1 c2 कितना दिखाई दे रहा है माइनस का 40 माइनस का 25 -40 -25 और a1 a2 3 और 2 हमें दिखाई दे रहे हैं और फिर से b1 और b2। तो x अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो 25 आ गया
40 ऐसा कुछ आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, y अपॉन -80 में से माइनस करेंगे माइनस का 75 यानी प्लस 75 ऐसा कुछ आ गया। और यहाँ आ गया 1 के नीचे -3 में से माइनस करेंगे -2 यानी प्लस का 2। तो इसे हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, x अपॉन -15 इज इक्वल टू y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 यानी माइनस का 1। तो x अपॉन -15 इक्वल है -1 के, इसका मतलब x इक्वल है 15 के। और y अपॉन -5 भी इक्वल है -1 के, इसका मतलब y किसके इक्वल है, y इक्वल है 5 के। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल गया, उसने करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए थे, x करेक्ट क्वेश्चन किए थे, यानी करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे 15 थे। और इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए थे, y, यानी इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने किए थे 5। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं, एक है ए और एक है बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, ये है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार जो है वो ए से चलना शुरू करती है और एक कार बी से चलना शुरू करती है सेम टाइम पर। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये कार भी इधर जा रही है और ये कार नीचे बना देते हैं थोड़ी सी, ये कार भी इधर ही जा रही है और अलग अलग स्पीड से जा रही हैं। तो मान लो पहली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, अलग अलग स्पीड से चल रही हैं। तो ये 5 घंटे बाद इसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं। तो इस रोड को अगर हम और आगे एक्सटेंड कर दें तो कहीं 5 घंटे के बाद ये कहीं सी पॉइंट पर जाकर दोनों मीट करती हैं, यहाँ पर मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। लेकिन अगर ये दोनों, ऐसा तो कब हो रहा था, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। दूसरी बात ये क्या कह रही है, अगर ये दोनों कारें, ये ए है ये बी है, एक ने यहाँ से चलना शुरू किया एक ने यहाँ से चलना शुरू किया, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अगर ये दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती, इसका मतलब ये जो कार ए है वो जा रही है अगर ऐसे, तो कार बी जो है वो जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे जा रही होती तो ये कहाँ मीट करती, किसी सी पॉइंट पर मीट करती। लेकिन टाइम कितना लगता उसमें, ये 1 घंटे के बाद मीट करती। यहाँ पर वो कितने टाइम के बाद मीट की हैं, यहाँ पर वो 5 घंटे के बाद मीट की हैं। ठीक है, स्पीड सेम है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर ऐसा है तो आप बताइए कि इन दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो एक इक्वेशन तो हमें बनानी है पहली वाली इन्फॉर्मेशन से और एक इक्वेशन हमें बनानी है दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कार ए है, ठीक है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में कितना चलती है ये। फॉर कार ए, कार का नाम हम ए रख देते हैं या 1 रख देते हैं, ए तो हमारे पास प्लेस का नाम है तो इसको हटा के हम कार का नाम रख देते हैं 1। जो पहली वाली कार है उसकी स्पीड हमें दिखाई दे रही है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमने मानी हुई है, यानी 1 आवर में वो चलती है कितना, x किलोमीटर। तो 5 आवर्स में वो कितना चली होगी, वो चली होगी 5x किलोमीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से ये कार ने ए से चलना शुरू किया और पहुँची कहाँ पर, वो सी पॉइंट पर वो पहुँची। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 5x किलोमीटर है। और ऐसे ही अगर हम कार बी को देखें, फॉर कार बी, कार बी की स्पीड हमने मानी हुई है y किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये चल रही है y किलोमीटर। तो 5 घंटे में ये कितना चली होगी, ये चली होगी 5y किलोमीटर्स। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो कार बी चल रही है बी से सी तक, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ये डिस्टेंस है 5y किलोमीटर। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो जितना डिस्टेंस पहली कार चली है, ठीक है, कार बी को भी कार 2 कर देते हैं हम, इसको ए और बी तो जगहों के नाम है क्योंकि, तो ये जो पहली वाली कार है ये चली है 5x किलोमीटर। इस 5x में से अगर हम जितना सेकंड कार चली है ये y किलोमीटर,
ये माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये ए बी डिस्टेंस मिलेगा। ए बी डिस्टेंस यानी जो हमें कितना गिवन है 100 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है 5x, यहाँ से यहाँ तक का, और उसमें से अगर हम माइनस कर दें ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर दें तो बचेगा क्या, ये ए बी डिस्टेंस ही बचेगा। तो यानी 5x में से अगर हम 5y माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 100 किलोमीटर। तो उसी से हम बना लेते हैं यहाँ पहली इक्वेशन। कार ए जितना चली है 5x किलोमीटर, उसमें से माइनस कर दें अगर हम कार बी जितना चली है या कार 2 जितना चली है जो है 5y किलोमीटर, तो हमारे पास आता है कितना डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ये पूरा में से माइनस कर दिया जितना कार 2 चली थी, और तो हमें क्या मिला, ये ए से बी तक का डिस्टेंस मिला। इसी इक्वेशन को 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन। वो कैसे बनाएंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन से। ये क्या गिवन है हमें, इस बार कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो पहली कार 1 घंटे में कितना चली है, जो कार 1 है वो 1 घंटे में चली है x किलोमीटर, क्योंकि हमने उसकी स्पीड ही मानी हुई है x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर चली होगी। और ये y कार जो कार 2 जो है ये भी 1 घंटे में कितना चली होगी, क्योंकि इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो ये चली होगी y किलोमीटर। तो कार A चली यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर, और कार 1 चली यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर, और कार 2 चली यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर। दोनों के डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा ए बी डिस्टेंस मिलेगा। तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, और ए बी हमें कितना गिवन है, ए बी हमें गिवन है 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। पहली कार चली यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर, और दूसरी कार इतनी देर में चली है यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर, और दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए बी तक का डिस्टेंस कवर किया है जो कि है 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। एक बार इक्वेशन बन गई फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हमें क्या करना है, बस जस्ट इनको सॉल्व करना है। तो x हमने यहाँ पर लिखा, y हमने यहाँ पर लिखा, 1 हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ आएगा b1 b2, b1 हमें कितना दिखाई दे रहा है -1, b2 दिखाई दे रहा है 1, c1 c2 -20 -100, और a1 a2 कितने कितने दिखाई दे रहे हैं, हमें 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है। और b1 b2 तो हमने अभी यहाँ पर लिखा ही था, -1 नहीं है, सॉरी ये क्या है, ये प्लस का ही 1 है। ठीक है, आगे सॉल्व किया तो आगे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, x अपॉन मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, -100 इंटू -1 100 हो गया, उसमें से माइनस कर रहे हैं माइनस का 20 यानी ऐड कर रहे हैं उसमें हम 20 इज इक्वल टू y अपॉन -20 में से माइनस कर रहे हैं -100 यानी ऐड कर रहे हैं उसमें हम 100, और सॉरी यहाँ पर आ गया y अपॉन 1 इंटू 1 हो गया 1, उसमें से माइनस कर रहे हैं -1 यानी ऐड कर रहे हैं 1। तो x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी यहाँ पर हो गया 1/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया 120/2, तो x तो हमारे पास आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और y कितना हो गया, y हो गया 80/2 यानी y हमारे पास आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास दोनों कार्स की स्पीड। तो कार A की स्पीड हमारी क्या है, ये है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, और कार 1 की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और कार 2 की स्पीड हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसमें हमें क्या गिवन था कि ये दो प्लेसेस हैं A और B जिनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक कार ने यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट A से, और उसी टाइम पर एक कार ने पॉइंट B से चलना शुरू किया। पहली वाली कार चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चल रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 5 घंटे तक दोनों चली और दोनों C पॉइंट पर जाकर 5 घंटे के बाद मिल गई। तो 5 घंटे में पहली वाली कार कितना चली होगी, 5x किलोमीटर, और दूसरी कार कितना चली होगी, 5y किलोमीटर।
और इस पहली कार के डिस्टेंस में से अगर हम दूसरी कार का चला हुआ डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ओरिजिनल ए और बी के बीच का डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर। इसी को यूज़ करके हमने बनाई है यहाँ अपनी पहली इक्वेशन 5x - 5y = 100। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के गिवन था कि इस बार जो कार्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो पहली कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे तक चली है। दूसरी कार भी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक ही चली है और अभी आकर यहाँ पॉइंट सी पर बीच में कहीं मीट कर गई। तो पहली कार 1 घंटे में कितना चली होगी x किलोमीटर, दूसरी कितना चली होगी y किलोमीटर, और इनके और इसके डिस्टेंस का जो सम है वो है AB के बराबर यानी 100 किलोमीटर। उससे हमने बनाई हमारी दूसरी इक्वेशन x + y = 100। एक बार इक्वेशंस बन गई तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, तो हमें दोनों कार की स्पीड पता चल गई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, सपोज उसकी लेंथ है x यूनिट्स और ब्रेड्थ है उसकी y यूनिट्स। ठीक है, तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हम मानकर चल रहे हैं उसकी x यूनिट्स और ब्रेड्थ हम उसकी मानकर चल रहे हैं y यूनिट्स। अगर ऐसा है तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना रहा होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x y यूनिट्स उसका एरिया रहा होगा। ठीक है, ये एरिया कितना है, ये है x इंटू वाई यूनिट्स। अब ये बोल क्या रहे हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब, अगर हम इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें बाई 5 यूनिट। अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, ब्रेड्थ को क्या बना दें हम 3 यूनिट बढ़ा दें, ऐसा कर दिया हमने रेक्टेंगल को, तो इस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। तो अब ये जो नया रेक्टेंगल बना जिसकी लेंथ कितनी है x - 5 और ब्रेड्थ कितनी है y + 3, इसका एरिया क्या होगा L डैश इंटू बी डैश, तो इसका एरिया होगा x - 5 इंटू वाई + 3 और ये इक्वल किसके हैं, जो ओरिजिनल एरिया है उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम है। ओरिजिनल एरिया कितना था xy, उससे ये 9 कम है। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। करते हैं इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई की y से xy प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से की, फिर -5 की मल्टीप्लाई की y से और -5 की मल्टीप्लाई की हमने 3 से, इज इक्वल टू xy - 9। xy तो कैंसिल ही हो गए, तो क्या बचा 3x - 5y -15 और 9 को इधर लाए तो प्लस का 9, -15 + 9 कितना हो गया, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम दूसरी इंफॉर्मेशन से। तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इस बार हम जो लेंथ है, नई लेंथ हमारी क्या है, हम लेंथ को 3 यूनिट इस बार बढ़ा रहे हैं और ब्रेड्थ का क्या कर रहे हैं, ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं। जो नई ब्रेड्थ है इस बार वाली वो कितनी है, जो पुरानी वाई ओरिजिनल ब्रेड थी उससे 2 यूनिट ज़्यादा है। ऐसा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, ऐसा कर दिया अगर हमने, तो रेक्टेंगल का एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का एरिया जो ओरिजिनल एरिया था उससे 67 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा हो गया। तो इस बार रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L डबल डैश इंटू बी डबल डैश यानी x + 3 इंटू वाई + 2, और ये हमें कितना बताया, जो ओरिजिनल एरिया है उससे 67 ज़्यादा है। ओरिजिनल एरिया था हमारा xy, उससे ये 67 ज़्यादा है। फिर से ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ले आते हैं, तो क्या बनेगा xy + 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू xy + 67, xy से xy हो गया कैंसिल, तो 2x + 3y + 6 - 67, तो ये हो गया -61 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस बन गई। अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर हमें इसे सॉल्व करना है और हमारे पास फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, a1 और a2 है 3 और 2,
B1 और B2 कितने दिखाई दे रहे हैं, -5 और 3, और C1 C2 दिखाई दे रहे हैं -6 और -61। तो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ 1 लिखा। x के नीचे लिखना है पहले B1 B2 -5 3 C1 C2 यानी -6 और -61, और A1 A2 कितने थे, 3 और 2, और B1 B2 फिर से -5 और 3। तो x अपॉन मल्टीप्लाई किया इन्हें, -5 इंटू -61 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 305 प्लस का। इसमें से माइनस कर रहे हैं 3 इंटू -6 यानी प्लस हो जाएगा इसमें 18 इज इक्वल टू y अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया, माइनस का 12, और इसमें से माइनस कर रहे हैं -61 इंटू 3, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर कितना 183 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 किया, आ गया 9, और उसमें से माइनस करें 2 इंटू -5 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10। तो क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन 323 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 90। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसका मतलब x अपॉन 323 किसके इक्वल है, 1 अपॉन 19 के। तो x किसके इक्वल हो गया, 323 अपॉन 19। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17। और ऐसे ही यहाँ पर y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y अपॉन 171 इक्वल है 1 अपॉन 19 के। इसका मतलब y हमारे पास इक्वल आ गया 171 अपॉन 19। तो ये आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करके आ जाएगा 9। तो x आ गया 17 और y आ गया 9। ये मिल गए हमें हमारे फाइनल आंसर्स। तो x क्या था हमारे पास, x हमारे पास था लेंथ। तो लेंथ कितनी आ गई हमें, फाइनली लेंथ कितनी मिली, लेंथ हमें मिली 17 यूनिट्स, और ब्रेड्थ थी y यूनिट्स यानी 9 यूनिट्स। ये हमने फाइंड कर लिए डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ थी इसकी 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ थी इसकी 19 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे ही कुछ हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है जो देखने में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, हमें लग नहीं रहा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। तो कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 3.6 उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।